दिस इज़ हमाद अहमद। अगली वीडियो के अंदर हमने डाल्टन के कुछ पास्टुलेट थे, उन पास्टुलेट को हमने देखा कि डाल्टन ने कौन कौन से पास्टुलेट पेश किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। कौन से मॉडल के बारे में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल पेश किया, उस मॉडल को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड ने कौन कौन से मॉडल पेश किए। ठीक है, और इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि रदरफोर्ड जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों डिस्कवर हो चुके थे तो फिर रदरफोर्ड ने कहा है कि किसी एक एटम के अंदर, यानी किसी एक एटम के अंदर से मुराद ये है कि ये मिसाल के तौर पर एटम है और इसका न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और जो शेल्स होते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए कि किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल पेश किया जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से याद किए जाते हैं। ठीक है, आइए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, इसने 1911 के अंदर अपना मॉडल पेश किया और इस मॉडल को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से याद किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया। अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल पार्टिकल के ऊपर रदरफोर्ड ने क्या बम्बार्ड की, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया और साथ में जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरेस स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अल्फा पार्टिकल को समझने। अल्फा पार्टिकल होते हैं क्या? ठीक है, अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 83 से अबव से मराद 83 से ज़्यादा है, उनको हमने किसका नाम दिया, उनको हमने अल्फा पार्टिकल का नाम है। ये अल्फा पार्टिकल हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये खुद बहुत क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं और एक नए जो कंपाउंड है, नए एलिमेंट को ओरिजिनेट कर देते हैं। ठीक है, इन सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। ये अल्फा पार्टिकल जो है, इन अल्फा पार्टिकल को, ये जो अल्फा पार्टिकल है, इन अल्फा पार्टिकलों को हमने क्या किया, बम्बार्ड किया। बम्बार्ड किया किसके ऊपर किया, गोल्ड फॉइल के, गोल्ड फॉइल से पास किया। ठीक है, अभी जो गोल्ड फॉइल है इसकी थिकनेस हमने कितनी रखी हुई है, इसकी थिकनेस मैंने इधर मेंशन की हुई है 0.004 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। अब सवाल ये है कि इसकी थिकनेस इतनी कम क्यों रखी, इसकी थिकनेस इसलिए इतनी कम रखी ताकि जो अल्फा पार्टिकल है ये इजीली इससे क्या हो सके, पास हो सके। ठीक है, तो साथ में एक स्क्रीन लगाई है जिसे हम फ्लोरेस स्क्रीन के नाम से, यानी जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है जिसके ऊपर मेंशन हो सके। ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो पॉइंट पेश किए, इन पॉइंट को देखेंगे, फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने 1901 के अंदर 1911 के अंदर अपने एक मॉडल पेश किया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से याद किए जाते हैं। सबसे पहले द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, यानी इसका मतलब यही है कि रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल पेश किया उस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किस तरह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया। ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कौन कौन सी चीज़ों को देखा। ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद उसने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने कहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है इस एटम के अंदर, इस एटम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है। ठीक है, उसको उस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया। ठीक है, फिर इसने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की थी, उसने रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पार्टिकल को यूज़ किया। ठीक है, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पार्टिकल को जो आपके सामने नजर आ रहा है, गोल्ड फॉइल पार्टिकल को मेंशन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी थिकनेस जो 0.04 सेंटीमीटर, यानी इसकी थिकनेस इस वजह से इतनी रखी गोल्ड फॉइल की ताकि ये अल्फा पार्टिकल इजीली क्या हो सके, पास हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद इसने मेटल जो यूज़ किए थे, 2 मेटल यूज़ किए थे, एक रेडियम को और प्लानियम, 2 मेटल इसने यूज़ किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने एक स्क्रीन यूज़ की थी, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन इसने यूज़ की थी। ठीक है, अभी रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व से मतलब है उसने क्या देखा, आइए उन बातों को देखते हैं जरा। ठीक है, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन क्या की, सबसे पहले उसने बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पार्टिकल के ऊपर, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। ये
अप्रोक्सीमेटली 2000 पार्टिकल था। 2000 पार्टिकल को इसने क्या किया, बम्बार्ड किया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रेस यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर पास गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड, यानी जब इसने रेस को पास किया, यानी इसने जब रेस को पास किया, ये गोल्ड पार्टिकल थे, ये पार्टिकल इस तरह से पास हुए और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो पास हो गए लेकिन इन्होंने कोई किसी जगह डिफ्लेक्ट नहीं हुए बल्कि सीधी लाइन में क्या हो गई, मूव हो गया, आगे चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल वर बाउंस, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल थे, जब रदरफोर्ड ने उन अल्फा पार्टिकल को गोल्डफोर्ड से पास किया, ये पार्टिकल ऐसे ही चले गए, ऐसे चलने के बाद फिर बाउंस बैक हो गए। कुछ पार्टिकल जब बाउंस बैक हो गए तो रदरफोर्ड ने कहा इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो है, मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड समान एंगल, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जब ये गुजरे, जब एटम के अंदर से गुजरे ऐसे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़े से एंगल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। तो फिर रदरफोर्ड ने इस बात का अंदाज़ा लगाया, ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि इस एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो मौजूद है जो किसी भी जो अल्फा पार्टिकल है क्यों बाउंस बैक हो रहे हैं, क्यों अल्फा पार्टिकल सवाल एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में था, यानी डाल्टन ने कुछ बातें पेश की थी लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आएंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन तो की लेकिन रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स क्या थे, क्या नुकसान थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। उनको देखेंगे। ये तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिएगा।